तो नमस्कार सभी को। और आज हमारे पास आई है यामाहा की FZ-V3 सर्विसिंग के लिए। तो सर्विस शुरू करने से पहले मैं आपको गाड़ी के कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूं, जिसमें हमें बाइक की सर्विस होने से पहले की कंडीशन समझ आएगी। और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो में आपको हमारे काम का तरीका भी दिखाई देगा। तो वीडियो पूरा देखें और कहीं पर भी स्किप मत करें। तो चलिए बिना देरी करे काम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खोल लेंगे आगे वाला टायर। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि उन्हें हैंडल थोड़ा सा जैम लग रहा है और टर्निंग में दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि गाड़ी गड्ढे में जाने के बाद हैंडल में से खटखट जैसी आवाज़ आती है। तो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करने के बाद हमें समझ में आया कि इस बाइक के कौन सेट में प्रॉब्लम है। तो बाकी की सर्विस करने से पहले इस गाड़ी के जो भी पार्ट्स कॉन्सेट खोलने के लिए खोलने पड़ते हैं, उन्हें हम पहले खोल लेंगे और बाद में कॉन्सेट को बाहर निकाल लेंगे। हमें दोनों शॉकऑप्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि कॉन्सेट के टी खोलने से पहले शॉकऑप्स को बाहर निकालना ज़रूरी है, वरना कॉन्सेट निकलेगा नहीं। शॉकर्स को बाहर निकालने के बाद और टी का मेन नट खोलने के बाद अब बारी है टी को बाहर निकाल के पूरे कॉन्सेट के बेयरिंग बॉल्स को चेक करने की। टी को बाहर निकालते समय वायरिंग हार्नेस थोड़ा सा परेशान कर सकता है, मगर प्रॉपरली निकाला तो इजीली कॉन्सेट बाहर निकल जाएगा और टी भी। फोर्क टी और बाकी के कॉन्सेट के पार्ट्स को हमने बाहर निकाला है। मेरे हाथ में जो आपने अभी देखा वो कॉन्सेट के बेयरिंग्स है। कॉन्सेट को बाहर निकालने के बाद हमें एक अच्छी बात पता चली कि कॉन्सेट की ऑल बेयरिंग्स, मतलब ये जो बेयरिंग्स है मैं जो साफ़ कर रहा हूँ, वो सब अच्छी थी और उन्हें साफ़ सफाई करके ग्रीस करके रीयूज़ किया जा सकता था। लेकिन आगे जैसे वीडियो बढ़ेगा तो आपको एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे काम करते हैं और सब बेयरिंग बॉल्स को डीजल से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं बेयरिंग्स को वॉश करके और अच्छी तरीके से ग्रीस करके रीयूज़ करना है। सभी राइडर्स जो भी V4 और V3 वर्जन की FZ यूज़ करते हैं, उन्हें मेरा एक रिकमेंडेशन है, अपनी बाइक के हैंडल बेयरिंग बॉल्स को टाइम टू टाइम ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बाइक के कॉन्सेट बेयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। अगर हमने इसी बाइक का कंपैरिजन किसी स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ किया तो कंपैरेटिवली उनके कॉन्सेट्स इतने महंगे नहीं होते। इसी वजह से आपको आपका कॉन्सेट टाइम टू टाइम चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो पूरे कॉन्सेट को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हमें समझ में आया कि जो प्लेट टी में फिट होती है उस पर एक क्रैक है, जिसकी वजह से वो प्लेट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने उस प्लेट को एडजस्ट किया और हमें कॉन्सेट को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कॉन्सेट को क्लीन करके रखने के बाद हमने खोला है इसका एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर देखने के बाद हमें समझ में आया कि इसमें बहुत ज़्यादा धूल जमा हो चुकी है और एयर फिल्टर बॉक्स भी गंदा हो रखा था। तो हमें एयर फिल्टर बॉक्स को भी क्लीन करना है, एयर फिल्टर इंडिकेटर को यानी उसके हेल्थ इंडिकेटर को भी क्लीन करना है। इसके लिए हमने डीजल से एयर फिल्टर बॉक्स को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया और बाद में ड्राई क्लॉथ से भी उसको ड्राई कर लिया, जिससे कोई भी डीजल का पिगमेंट थ्रॉटल बॉडी या इंजेक्टर में ना जाए और कोई इशू क्रिएट ना हो। हम जब भी एवली मोटर्स में किसी भी बाइक की सर्विस करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि वर्कशॉप से बाइक बाहर जाने के बाद कस्टमर्स को कोई इशू ना आए और कस्टमर को सेम प्रॉब्लम के लिए रिविज़िट करना ना पड़े। लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि ये वन टाइम सॉल्व नहीं होते और कभी कभी हमें रिवर्क भी करना पड़ सकता है। तो ये मैकेनिकल फ्लॉज होते हैं और हमें इन्हें बेयर करना पड़ता है। बट हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इस तरीके के कोई इश्यूज अराइज ना हो और स्मूथली बाइक चलती रहे। एयर फिल्टर को रिप्लेस करके फिक्स करने के बाद हम खोलेंगे फ्रंट वाला चेन स्प्रॉकेट कवर, जिसकी कंडीशन अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, जिसे हम फिट करने से पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे और चेन पे भी थोड़ा सा डीजल अप्लाई कर लेंगे, जिससे जो स्टिकी गंदगी है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो वो थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी और प्रेशर वॉशर में अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो अब फिट करने से पहले टायर बेयरिंग्स को ग्रीस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेयरिंग्स की लाइफ उनके ग्रीस पे डिपेंड होती है। और हम येवले मोटर्स में हर बार जब भी टायर खोलते हैं तो बेयरिंग्स को ब्रांडेड ग्रीस से भरते हैं, जिससे उनकी लाइफ बढ़ती है और कस्टमर का एक्सपेंस कम होता है। तो अब वापस आते हैं कॉन्सेट की टी प्लेट पे और उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके जगह पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं FZ-V2 की
टी प्लेट जो FZV3 और V4 में कॉमन आती है। इस तरीके से हमने कस्टमर के करीब करीब 1800 रुपये बचा लिए। बट इस केस में पॉसिबल था क्योंकि कस्टमर की अपर टी प्लेट अच्छी थी और उसे बदलने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर ये भी ख़राब होती तो हमें पूरा 2200 प्लस का कॉन्सेट डालना पड़ जाता। तो कॉन्सेट को अच्छी तरीके से ब्रांडेड ग्रीस से ग्रीस करने के बाद बेरिंग बॉल्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उन्हें भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और अपर बेरिंग को इंस्टॉल कर लेते हैं। अपर बेरिंग को इंस्टॉल करने के बाद अब बारी है नीचे वाली यानी टी प्लेट की बेरिंग को ग्रीस करना और उसके बेरिंग बॉल्स को भी ग्रीस करना और अच्छी तरीके से फिट कर लेना। कॉन्सेट की फ़िटिंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है क्योंकि कॉन्सेट की फ़िटिंग में अगर कुछ भी गलत हो गया तो बाद में राइडिंग के समय आपके कॉन्सेट में प्ले आ सकता है और खटखट जैसी आवाज़ भी आ सकती है। टर्निंग में भी और वॉबलिंग में भी इशू गाड़ी क्रिएट कर सकती है। तो टी को चेसी पे इंस्टॉल करने के बाद अब बारी है चेक नट को अच्छे से टाइटन करने की। चेक नट को टाइट करने के बाद अब अपर टी प्लेट को भी इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद करते हैं शॉकअप का इंस्टॉलेशन। FZ के शॉकर्स इंस्टॉल करने के समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी शॉकर राइट या लेफ़्ट हो, अपनी पोजीशन से कम या ज़्यादा ना हो। इसकी वजह से आपके टायर में इशू आ सकता है। गाड़ी एक साइड में टायर खा सकती है और वॉबल भी कर सकती है। इसकी वजह से शॉकर्स का कट टू कट फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह की कुछ मिस्टेक्स लोकल मैकेनिक्स कर देते हैं जिससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अब शॉकर्स हो गए हैं फिट, अब खोल लेते हैं ब्रेक कैलिपर। हमने इंस्पेक्ट करने के बाद ब्रेक पैड्स की कंडीशन तो अच्छी निकली थी, बट अब हमें ब्रेक कैलिपर्स को क्लीन करना है। तो ये है कंडीशन ब्रेक पैड्स की, जिन्हें हम बाद में क्लीन कर लेंगे। तो अब हम करते हैं ब्रेक कैलिपर की क्लीनिंग और ये सर्विसिंग में इंक्लूड नहीं है, बट आपकी स्मूथ ब्रेकिंग के लिए और टायर फ्री होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें हमें ब्रेक कैलिपर के सभी छोटे मोटे पार्ट्स को डीजल से अच्छी तरीके से वॉश करना है और अच्छी तरीके से क्लीन करके और ल्यूब करके बिठाना है। कैलिपर को क्लीन करने के बाद दोनों पिस्टन्स को अंदर ढकेलना होगा जिससे उनकी रिकॉइल कैपेसिटी बनी रहेगी, जिससे बाइक का ब्रेक कभी जैम नहीं होगा। ये प्रोसेस आपको हर 2 सर्विसिंग के बाद करनी पड़ सकती है जिससे आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंटली होगी और राइड स्मूथ होगी। क्लीनिंग करने के बाद मैनिफोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं और कैलिपर के ऊपर माउंट कर लेते हैं। कैलिपर मैनिफोल्ड का फ्री होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये जैम रहेगा तो ब्रेक रिकॉइल नहीं होगा और टायर जाम हो जाएगा। इसलिए हम जब भी ब्रेक कैलिपर की सर्विस करते हैं तो ब्रेक कैलिपर होल्डर को हमेशा ग्रीस करके और पूरी तरीके से फ्री करके बिठाते हैं। कैलिपर को टायर पे फिट करने से पहले ब्रेक पैड्स को ब्रेक क्लीनर स्प्रे से साफ़ कर लेते हैं जिससे हमारी ब्रेकिंग एफिशिएंट और अर्जेंट हो जाएगी। ब्रेक क्लीनर स्प्रे की कंपोजिशन बहुत ही ड्राई होती है और इवेपोरेट होने के बाद ब्रेक पैड्स पे किसी भी तरह की ग्रीसीनेस या फिर ऑयलीनेस नहीं रहती, जिससे बाइक का ब्रेकिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कैलिपर को बाइक पे फिट करने के बाद अब हम खोलेंगे इसका ABS सेंसर। ABS सेंसर पे धूल या मिट्टी जमा होने की वजह से कभी कभी ABS सेंसर काम करना बंद कर देता है, तो इसे भी क्लीन करना ज़रूरी है, जो हमने किया है इस वीडियो में। इसके बाद ऑल नट बोल्ट्स जो भी हमने खोले थे जगह पे फिट कर देते हैं और ब्रेकिंग चेक करते हैं। उसके बाद हमने खोला है रियर व्हील ग्रीसिंग करने के लिए और ब्रेक पैड्स भी क्लीन करने होंगे। रियर व्हील्स खोलने के बाद हमें समझ में आया कि इस बाइक के तो ड्रम रबर ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बाइक पिकअप लेते समय झटके मार सकती है और राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। इसके बाद हमने रियर व्हील बेरिंग्स को भी ग्रीस किया और चेन स्प्रॉकेट की भी बेरिंग को हम आगे चल के ग्रीस करेंगे। जिस भी बाइक को पीछे चेन स्प्रॉकेट होता है या फिर चेन ड्रिवन बाइक होती है उसको चेन स्प्रॉकेट बेरिंग भी होती है, तो उस बेरिंग को भी ग्रीस करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो भी बेरिंग ख़राब हो सकती है। तो ड्रम रबर इंस्टॉल करके हम चेक करेंगे अब इसकी चेन स्प्रॉकेट की बेरिंग की कंडीशन। ऑयल सील निकालने के बाद समझ में आया कि बेरिंग पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और इसे रिप्लेस करना होगा। हो सकता है कि इस बेरिंग को पहले कभी सर्विस में ग्रीस नहीं किया था और फ्रिक्शन और जंग की वजह से ये खराब हो गई, तो इस बेरिंग को हम न्यू बेरिंग के साथ रिप्लेस करते हैं। चेन स्प्रॉकेट बेरिंग खराब होने की वजह से जब भी आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपको चेन स्प्रॉकेट में
एक इरिटेटिंग साउंड सुनाई देगी जिससे आपको लगेगा कि चेन स्प्रॉकेट डैमेज हो चुका है, लेकिन कई बार तो चेन स्प्रॉकेट बेरिंग डैमेज हो चुकी होती है। स्प्रॉकेट बेरिंग को इंस्टॉल करने के बाद अब खोल लेते हैं रियर ब्रेक पैड्स। जब तक रियर ब्रेक पैड्स को बाहर निकालते हैं तब तक स्विंग आर्म पे थोड़ा सा डीजल मार लेते हैं, क्योंकि स्विंग आर्म पे बहुत ज़्यादा स्टिकी गंदगी जमा हो चुकी थी, तो ड्यूरिंग वॉशिंग वो निकल जाए इसलिए डीजल से उसको लूज़ कर लेते हैं। और कैलिपर को भी डीजल से वॉश कर लेते हैं और पिस्टन को फ्री करने के लिए अंदर पुश कर लेते हैं। इस पिस्टन को पुश करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि इससे पहले इसे कभी पुश नहीं किया था। तो ब्रेक पैड्स को बाहर निकालने के बाद समझ में आया कि ब्रेक पैड्स की रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। तो रियर व्हील के सारे काम होने के बाद अब कर लेते हैं मैनिफोल्ड को ग्रीसिंग और रियर व्हील की फिटिंग करना शुरू करते हैं। रियर व्हील ब्रेक कैलिपर क्लीन होने के बाद देखो कैसी है इसकी कंडीशन। तो अब करते हैं रियर व्हील की फिटिंग। इसके लिए हमें चेन को चेन स्प्रॉकेट पे माउंट करना होगा और रियर व्हील एक्सल को भी ग्रीस कर लेते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम इसे निकालने में दिक्कत नहीं होगी। एक्सल को टाइट करने से पहले चेन सेटिंग करना जरूरी है और ये रियर व्हील में सबसे क्रूशियल कामों में से एक है, क्योंकि अगर चेन सेटिंग करते समय थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपका रियर व्हील टेढ़ा चल सकता है, जिससे आपका रियर व्हील एक साइड में ज़्यादा वियर आउट होगा और उसे रिपेयर का कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको रियर व्हील चेंज करना पड़ सकता है। चेन सेटिंग होने के बाद अब कर लेते हैं एक्सल को टाइट और व्हील एडजस्टर के नट्स को भी टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर लूज रह गए तो आवाज़ भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग राइड कस्टमर को पैनिक कर सकते हैं। चेन को प्रॉपर पैरामीटर्स पे टाइट करने के बाद रियर व्हील पे थोड़ा सा डीजल अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इस पे भी स्टिकी गंदगी जमा हो चुकी थी और चेन को भी थोड़ा सा डीजल से वेट कर लेंगे। इसके बाद हमें करना है लास्ट वर्क यानी ऑयल चेंज। तो पुराना ऑयल ड्रेन करके ऑयल फिल्टर को बाहर निकाल के ऑयल फिल्टर कंपार्टमेंट और ऑयल बोल्ट को क्लीन करना होगा। तो ये है ऑयल की कंडीशन और शायद सर्विसिंग थोड़ी सी लेट हो चुकी है, इसकी वजह से ऑयल की कंडीशन खराब हो रखी थी। हम योले मोटर्स में जब भी ऑयल बोल्ट को टाइट करते हैं तब यहाँ पे एक RTV सीलेंट अप्लाई करते हैं, जिससे फ्यूचर में ऑयल लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कस्टमर को परेशानी नहीं होती। हम यहाँ पे यामाहा का जेन्युइन ऑयल फिल्टर यूज़ करते हैं। हम यहाँ योले मोटर्स में किसी भी तरह के लोकल प्रोडक्ट्स या फिर लोकल स्पेयर्स कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाइक की राइड क्वालिटी स्पेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है और राइड क्वालिटी में आफ्टर सर्विस हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो ये किया है हमने ऑयल पोर। ऑयल कैप को कर लेते हैं टाइट और अब खोल लेते हैं प्लग खोल के चेक करना या फिर क्लीनिंग करना ये भी सर्विस में इंक्लूड है और हम हर सर्विस में प्लग की कंडीशन चेक करते हैं। जो प्लग बाइक में से निकला है वो प्लग BS6 कंप्लाइंट नहीं है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे NGK के BS6 कंप्लाइंट ओवल शेप वाले स्पार्क प्लग से, जिससे बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है और थ्रॉटल रिस्पांस भी। प्लग को रिप्लेस करने के बाद मैंने किया इंजेक्टर को क्लीन, जिसे क्लीन करने के लिए हम लोग वृत्त का थ्रॉटल बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं। बाद में आइडियल सेटिंग के बोल्ट को भी क्लीन करके फिट कर लेंगे और आइडियल को स्टैंडर्ड पे सेट कर देंगे। अब बाइक के सारे बेसिक काम कंप्लीट हो चुके हैं और अब करते हैं इसकी टेस्टिंग होने के बाद बाइक का रिस्पांस बहुत ही शार्प हो चुका था और अब करते हैं गाड़ी को फाइनल और डालते हैं बाइक को वॉशिंग बे में। बाइक की वाटर प्रेशर वॉशिंग होने से पहले इसे हम डीजल वॉश कर लेते हैं, जो करने से बाइक के ऊपर जमा स्टिकी ऑयली स्टेन्स लूज हो जाएंगे और प्रेशर में इजीली निकल जाएंगे। योले मोटर्स पे हम जब भी वॉशिंग करते हैं आफ्टर सर्विस तो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं चेन पे। हमारा फोकस होता है कि चेन पे जमा स्टिकी ऑयली सब्सटेंस पूरी तरह से निकल जाए और चेन एज लाइक न्यू शाइन करे और किसी भी तरह का साउंड चेन आफ्टर वॉश ना करे। और बाकी की भी वॉशिंग इन डिटेल हो रही है। फ्रंट चेन स्प्रॉकेट कवर जो हमने खोल लिया था वहाँ पे भी हमें प्रेशर से वॉश करना होगा, क्योंकि इस लोकेशन पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जिसे सर्विस में क्लीन करना हम क्रूशियल मानते हैं। पूरी बाइक को वॉश करने के बाद हमने जो फ्रंट चेन स्प्रॉकेट कवर खोल लिया था उसे भी हमें क्लीन करना होगा, क्योंकि उस पे भी
बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी थी और हमें उसे क्लीन करके क्लियर करना था। तो फ्रंट चेन स्प्रॉकेट कवर को वॉश करके आगे की वॉशिंग कंटिन्यू करते हैं और आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, आपके यामाहा ओनर फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी बाइक को अच्छी तरीके से सर्विस करवाना पसंद है। और अगर आपको भी हमारी सर्विस अवेल करनी है तो हमारा लोकेशन वाघोली पुणे में अवेलेबल है। हमारी किसी भी तरह की ब्रांच नहीं है तो आपको वाघोली के शॉप पे आके ही आपकी बाइक सर्विस करवानी होगी। और अगर आप भी एक बाइक इंतुजियास्ट हो और हमारी सर्विस अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये है कुछ फुटेज हमारी सर्विस होने के बाद। कहीं पे भी गंदगी नहीं है, सारी सर्विस तो कंप्लीट हो चुकी है, बट एक काम रह गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कर लेते हैं चेन को लुब्रिकेशन। चेन का मेंटेनेंस अच्छी तरीके से होने से और टाइम टू टाइम होने से आपके चेन स्प्रॉकेट की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बट इसके लिए आपको चेन मेंटेनेंस प्रॉपर प्रोसेस से करना होगा, जो हम येवले मोटर्स में करते हैं और ध्यान देते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट चेन स्प्रॉकेट निकाले और अपने राइडर को लॉन्ग लाइफ सर्विस दे। तो बाकी के मूविंग पार्ट्स पे भी हम लोग ल्यूब कर लेंगे, जैसे कि साइड स्टैंड, ब्रेक पैडल, गियर लीवर एक्सेट्रा। हम येवले मोटर्स में इन छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो। और कभी कभी इन्हीं डिटेल्स को स्किप करने से कस्टमर को इरिटेशन हो सकती है और उनका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। लीवर्स और पैडल्स को ऑयल करने के बाद इग्निशन स्विच और पेट्रोल टैंक कैप को भी थोड़ा सा ल्यूब कर लेते हैं, जिससे बाइक की जो चाबी है इजीली निकलेगी और की स्टक होने का कोई इशू नहीं आएगा। अब सर्विस हो चुकी है कंप्लीट और एंजॉय द व्यूज आफ्टर सर्विस। Crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.